दोस्तों, बात एक बार फिर से कोरोना की। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 21 दिनों में दिल्ली में 1759 लोग कोरोना से मारे गए। 1759, 1759 लोग पिछले 21 दिन में हमारी इस छोटी सी दिल्ली में कोरोना से मारे गए। लेकिन हम लोग कुछ समझने को तैयार नहीं है। पिछले 19 दिन में दिल्ली में 2600 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स बन चुकी हैं, लेकिन हम लोग कुछ समझने को तैयार नहीं। अस्पतालों में ना बेड है ना वेंटिलेटर, लेकिन हम लोग कुछ समझने को तैयार नहीं। और शमशानों तक में कतारें लग चुकी हैं, इस पर भी हम कुछ भी समझने को तैयार नहीं। अपनी दिल्ली को खुद बर्बाद करने पे तुले हैं हम लोग, पर हम कुछ भी समझने को तैयार नहीं। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम जो ब्लेम करेंगे, आज हम वो सरकारों पे ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारों के पास हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज हम ब्लेम करेंगे अपने आप को, खुद को, कि हम क्या कर रहे हैं। हम मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इतनी सारी मौतें हमें उस कुंभकर्ण वाली नींद से जगाने में नाकाफी हो रही हैं? आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वी.के. मोंगा, एक जाना माना चेहरा, जाना माना नाम, कई बार शिरकत कर चुके हैं हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स में। साथ में कृष्णा नगर आरडब्ल्यू से हमारे साथ हैं दीपक जी, और जगमोहन जी हैं हमारे साथ सैनी विहार से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुखातिब होना चाहूंगा मैं आपकी तरफ, लेकिन ये पीछे कहीं से एक आवाज आ रही है, कहीं से कोई टीवी चल रहा है, कोई रेडियो चल रहा है, कोई म्यूजिक है, कोई आवाज है पीछे से। अगर चेक कर लीजिए किसके यहां से आवाज आ रही है, या एक बार सारे म्यूट कर लीजिए अपना अपना, अभी पता लग जाएगा। कहीं से एक आवाज आ रही है। आवाज बंद करो, बहुत पीछे उसने आ रही है जी। डॉक्टर साहब, मुखातिब होऊंगा आपकी तरफ। क्या है आज का डाटा आपके पास? क्या है नई जानकारी, क्या है ताजी जानकारी आपके पास? एक बार वो शेयर कीजिए हमारे साथ, उसके बाद फिर हम अपनी चैट पे चलते हैं। गोरा जी, धन्यवाद आज मुझे बुलाने के लिए। जैसे कि आपको तो पता ही है, मेरा रात्रि को रोज 8:30 बजे डेली कोरोना अपडेट का कार्यक्रम चलता है, जिसमें देश की, विदेश की, दिल्ली की, सब जगह की बातें करते हैं हम लोग कि स्टेटस क्या है दिल्ली में, वहाँ पर, और हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज ये 148वां जो मेरा प्रोग्राम है उसमें हमने मर्ज किया हुआ है। साथियों, पहले कुछ डाटा की बात करता हूँ, फिर मैं डिस्कशन बात करूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। विश्व भर में आज शाम तक की रिपोर्ट के हिसाब से 5 करोड़ और 86 लाख लोग जो हैं इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटों में 5,81,000 24 घंटे के अंदर पूरे विश्व के अंदर इस बीमारी से ग्रस्त हुए, और टोटल मृतकों की संख्या करीब 13,86,000 हो गई। अमेरिका के अंदर 1.2 करोड़ यानी 1 करोड़ और 20 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से बीमार हो चुके हैं। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में हम करीब 90,96,000 के आसपास, यानी 91 लाख के आसपास पहुँचे हुए हैं। और पिछले 10-12 दिनों की भांति अभी भी आंकड़ा हमारा डेली का 50,000 से कम है, यानी कि 40,000 के आसपास हमने पिछले 24 घंटों में रजिस्टर किए, और 1,33,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर यह बात जरूरी है कि चाहे हम ये कह रहे हैं कि इंडिया का रिकॉर्ड मतलब कम हो रहा है, एवरेज ठीक है, रिकवरी 94% के आसपास है, और उसके बाद डेथ रेट भी काफ़ी कंट्रोल में है, और एक्टिव केसेस की संख्या भी कम है, लेकिन पिछले 24 घंटे में राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन तीनों स्टेट्स ने अपने अपने रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए हैं। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली का डाटा आजकल
लेट आता है रात को। जो कल शाम का रात का विश्लेषण काफी लेट आया, 5,780 के करीब केस थे। और ये दिल्ली की पॉजिटिविटी पूरे देश में सबसे ज्यादा चल रही है, करीब करीब 13 से 15% के बीच में, कल 13% से। और 111 लोगों की मृत्यु हुई। सबसे बड़ी बात, 111 लोगों की मृत्यु हुई। वोरा साहब बात कर रहे थे कि यह मृत्यु और क्रिमेशन ग्राउंड्स की। 111 में कुछ डॉक्टर मानते हैं कि पेशेंट अस्पताल लेट पहुंच रहा है, इसलिए मृत्यु हो रही है। और जो होम क्वारंटीन में लोग हैं वो आलस करते हुए या अपने आप में कॉन्फिडेंस करते हुए या निगलेक्ट करते हुए अपने आप को अस्पताल के अंदर लेट पहुंच रहे हैं। और दूसरा कारण ये भी है, कई डॉक्टर मानते हैं कि अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है। वोरा साहब ठीक कह रहे हैं कि जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है ना, वो इतना खिंच चुका है कि उससे ज्यादा से संभालने की क्षमता नहीं है। और जो लोग एक अस्पताल से दूसरे, तीसरे, चौथे में पहुंचेंगे, तब तक तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, बॉडी का डैमेज भी हो चुका होगा। क्रिमेशन ग्राउंड की बात आपने ठीक करी। निगम बोध घाट पे 50% जितने उनके क्रिमेशन की जगह है, उससे ज्यादा को उन्होंने कोविड के लिए बुक कर दिया। एक बहुत ही गंभीर बात है। और उसके साथ साथ आप अमित शाह जी के साथ मीटिंग होती है, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई। उसके बाद देखा कि 4,000 बेड अगले 7 दिन में दिल्ली जो है वो और बनाने जा रही है। वेंटिलेटर आ रहे हैं, पाइप आ रहे हैं, लेकिन मैन पावर कहाँ से आएगी? उनको मैन कौन करेगा? डॉक्टर्स नहीं है इतने दिल्ली के अंदर, उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई ओवर द ईयर्स। तो एक सिस्टम जो है बहुत ही चरमराया हुआ है। अब कुछ मैं और बातें करना चाहूंगा। जब मैं देश की बात करता हूँ, यूपी और गोवा ने डिसाइड किया कि जो दिल्ली की फ्लाइट से या बाई रोड या बाई ट्रेन लोग आएंगे, उनका कोविड चेक कंपलसरी करेंगे। दिल्ली की मतलब दिल्ली का एक खौफ पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। और महाराष्ट्र ने भी कल कहा था कि जो लोग बाई ट्रेन या बाई एयर दिल्ली से आ रहे होंगे, उनके हम पूरा प्रिकॉशन लेंगे, उनकी चेकिंग करेंगे। तो ये दिल्ली का तो खास हो गया कार्यक्रम। और उसके बाद मुंबई के अंदर एक अच्छी खबर भी है कि 10 साल का बच्चा जिसको कोविड की वजह से आंतों की गैंग्रीन हो गई थी, उसका ऑपरेशन किया गया काफी लंबा। उसके फादर ने गैंग्रीन डोनेट की, अपना इंटेस्टाइन डोनेट की, और उसका प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट किया गया। बहुत, मैं मानता हूं कि मुंबई के डॉक्टर्स, इंडिया के डॉक्टर्स इतने टॉप क्लास हैं कि वो इतनी बढ़िया सर्जरी कर रहे हैं। फिर हम वैक्सीन की बात करेंगे, तो मुझे लगता है वैक्सीन की बात हम, जब आपका विषय आएगा वोरा जी, तो हम उसके ऊपर लेंगे। अभी मैंने कल जो बताया था कि 33 लोग लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जिसमें सिविल सर्विसेज के बच्चे रखे जाते हैं, जिन्होंने IAS का और बाकी एग्जाम दिए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं। कल 33 लोग उसमें से पॉजिटिव पाए गए थे। आज ये खबर जो है 57 लोग हो गए हैं, यानी 24 लोग और जो है उस लाल बहादुर शास्त्री, जो एक हाई प्रोफाइल सिस्टम है, वहां पर भी इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और उनके ऊपर उन्होंने जो भी प्रिकॉशन ली है वो लेंगे। एक पार्लियामेंट्री हेल्थ की कमेटी है, पैनल है, जिसमें राम गोपाल जी उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कल बहुत टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कुछ कहा कि हमारा हेल्थ बजट इतना कम है GDP का कि हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ना हम इंस्टीट्यूट खोल सकते, ना हम अस्पताल खोल सकते, ना हम डॉक्टर रख सकते, ना हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शुरुआत में जो सरकारों को जो लॉकिंग पीरियड था, उसके अंदर जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए था, वो नहीं किया। हम लोगों ने नी जर्क रिएक्शन में बैठे रह गए। और नी जर्क से क्या हुआ कि जब बिल्कुल इतने ज्यादा हो गए तो हम कहने लगे जब इधर दे दो, उधर से दे दो, उधर से दे दो। लेकिन ओवरऑल आई बिलीव कि चाहे हम पोस्ट करें कि 45,000 केस इंडिया में हो रहे हैं, लेकिन ये इट इज ए लल बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म अभी बाकी है। अभी देश के अंदर केसेस सेकंड फेज, थर्ड फेज के आएंगे और बहुत ज्यादा आने वाले हैं। और पूरे देश की हालत जो है वो मेरे हिसाब से
भी कंट्रोलेबल नहीं है। तो इसलिए मेरा आज का विश्लेषण मैं इतना बात ना करूंगा, क्योंकि आप दो मेहमान और भी हमारे बीच में। तो वोरा जी, ओवर आई गिव इट बैक टू यू। वैक्सीन के बाद जब आपका टॉपिक आएगा हम बाद में बात करेंगे। ओवर टू वोरा जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। दीपक जी, जगमोहन जी, आपकी तरफ मुखातिब होता हूं मैं। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इतनी मौतें, इतनी कंटेनमेंट जोन्स होने के बाद भी लोग जो किसी नींद से शायद उठ नहीं पा रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है इन लोगों के दिमाग में? क्या दिक्कत है इन लोगों को? क्यों वो स्थिति की गंभीरता को समझने में बिल्कुल बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं? ऐसा क्या है? और अगर यही सब कुछ चलता रहा तो आखिर कब और कैसे थमेगा ये कोरोना? आप दोनों से मेरा सवाल है, बारी बारी से, दीपक जी और जगमोहन जी। दीपक जी शुरू कीजिए। नमस्कार जी। ऐसे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी हमारी साइकोलॉजी जो है वो उस तरफ मुड़ चुकी है कि जो होगा मुझे नहीं होगा, शायद दूसरे को ही होगा। हम लोगों ने जो डिसिप्लिन हमें रखना चाहिए वो बिल्कुल छोड़ दिया। प्रिवेंटिव मेजर्स हम कोई ले नहीं रहे। हम डिपेंड कर रहे हैं कि जो करे सरकार करे। सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अल्टीमेटली बात सब हमारे ऊपर ही आती है कि हम जब तक अपने को नहीं बदलेंगे, सुधारेंगे नहीं हम अपने को, तब तक इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चरमराई हुई व्यवस्था है इस वक्त हमारी हेल्थ सिस्टम तो पूरा ही, और बहुत थोड़ा सा भी स्ट्रेन अगर इस पर पड़ा तो मेरे ख्याल से शायद ये बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाएगा। तो इसमें हम ही कुछ कर सकते हैं, और वो है कि हम डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करें। जैसा कहा जा रहा है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और लोगों की थोड़ी सी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकली जो उनके दिमाग में ये बात आ गई है शायद कि कोरोना, भाई वैक्सीन आने वाली है, कोरोना खत्म हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो ये उनके दिमाग से हम चीज निकालें किसी तरीके से कि भाई अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। अभी तक हमने जो देखा वो लिटरली एक तरह से ट्रेलर था। जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अभी आगे पिक्चर जो है वो बाकी है। तो सिवाय हमें अपना सेल्फ डिसिप्लिन के, मुझे नहीं लगता कि हम इसको किसी तरह से और कंटेन कर सकते। जगमोहन जी, आपको क्या लग रहा है? 1759 मौतें हो गई 21 दिन के अंदर हमारे शहर में, इस छोटी सी दिल्ली में, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हम ये सोच रहे हैं चल दूसरे के घर में कुछ हो रहा है, दूसरे के घर में कोई बीमार हो रहा है, दूसरे घर में कोई कैजुअलिटी हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम जैसे हम अपने को इम्यून मान के चल रहे हैं, जबकि हालात ये हैं कि कोई भी बंदा किसी भी समय इसके ग्रिप में आ सकता है। तो लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है, क्यों लोग मास्क नहीं पहन रहे, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे? जैसा कि आपने कहा कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, लोगों के दिमाग में, जैसा कि मैंने पाया है, क्योंकि मेरा एक नेचर है कि मैं अगर कभी भी बाहर जाता हूं, अगर कोई बिना मास्क के होगा तो मैं उसको एकदम से टोक दूंगा कि आप जो है मास्क पहनिए। और अगर कोई 4-5 लोग खड़े होंगे, उनको मैं बोलूंगा आप डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े होइए। मगर क्या है कि हमारा कहना जो है ना, वो इतना नहीं मानते जितना कि हम जैसे ही वहां से गुजर जाएंगे ना, तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है। वो गार्ड के कॉलोनी में एंटर करते हैं, गार्ड उनको मास्क पहनने को कहता है, वहां से लेके वो 100 कदम चलते हैं और फिर मास्क उतार लेते हैं। जैसे उनके दिल से, जैसा कहा है ना, ऐसा एक खौफ खत्म हो गया कि हमारे को कोरोना नहीं होगा। मगर RW जैसे आप एफर्ट्स कर रहे हैं, सब तरफ हम इसके अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं जाएगा, इसके लिए हमको बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। ये सब कुछ करते हुए भी जब हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो लोगों को अब इसको अपनी समझ में लाना बहुत जरूरी हो जाएगा कि वो जो है अब इस बात को अपने संज्ञान में ले लें कि अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं ली तो कल को हम सिर्फ एक नंबर बन के रह जाएंगे, बाकी और कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे हम अस्पताल में चले जाएं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत देखे हैं, डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैंने मतलब इतने करीबियों को
समझाते हुए भी कि भाई आपको इससे बच के रहिए, इससे बच के रहिए, कोरोना के शिकार हुए हैं। अब इसके लिए सब, मैं जहां तक मैं समझता हूँ, जैसे आप अवेयरनेस चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं अपने इस पे, कि इसका एक ज्वाइंट मुहिम जो है ना सरकार के साथ मिलकर करना चाहिए कि भाई हम लोगों को आप ऐसा बताइए कि आप हमको, कि हम इन सब लोगों को ये समझा सके। हम चाहे इनके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करना हो वो करने को तैयार हैं, कोई हम ऐसे कॉल्स करने को तैयार हैं, क्योंकि मैं जनरली हर रोज एक मैसेज कोविड के ऊपर भेजता हूँ कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है एंड व्हाई यू शुड टेक दीज प्रिकॉशंस, व्हाई दीज आर नेसेसरी। एंड दैट वे मेरे को लगता है कि वैसे पहले तो हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत कंट्रोल था, हमारे आसपास भी कंट्रोल था, लेकिन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है एंड इट इज ए बिग सेटबैक फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। और आजकल एक्चुअली पार्टीज बहुत चलने लग गई हैं, लोग जो है बहुत सारे फंक्शंस करने लग गए हैं, उन फंक्शंस की वजह से भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो समझाते हुए भी लोगों को कि वैसे तो इस बार कॉलोनी के अंदर हमारे दिवाली के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्ट रखा, मतलब हमारे इधर इतना क्रैकर्स नहीं चला, उससे काफी फर्क पड़ा। लेकिन ये जो लोगों का आपस में मास्क नहीं पहनना, बच्चों का ग्रुप में खेलना एक बहुत बड़ा पैनिक बन चुका है, क्योंकि अभी पार्क के अंदर बच्चे जो है 20-20, 25-25 बच्चे जो है खेलने लग जाते हैं। मैं समझाता हूँ लेकिन उसको समझने को तैयार नहीं, उनके पेरेंट्स समझने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप हमारे बच्चों को खेलने से रोक रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं बच्चों को आपके खेलने से नहीं रोक रहा, मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि बच्चे खेले नहीं। मैंने कहा अगर ये यहाँ स्कूल में, यहाँ पर पार्क में खेल सकते हैं तो स्कूल भी खोल सकते थे, मगर वो समझना जो है, लोगों को समझना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए हमको कोई स्ट्रिंजेंट मेजर्स ऐसे ही लेने पड़ेंगे जिससे कि उनको समझ में आ जाए। अब मालूम नहीं कि इसके लिए मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो है, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है मूवमेंट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वो आगे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं मैं। अभी आपने सुना, ना लोग मान रहे हैं, ना बच्चे मान रहे हैं, ना पेरेंट्स मान रहे हैं, वैक्सीन का कुछ पता नहीं। तो कब और कैसे खत्म होगा, कब थमेगा ये कोरोना, आपको क्या लग रहा है? देखो वोरा जी, बेसिक बात बताऊं, एक टेक्निकल बात यह है कि कोरोना तो थमेगा ही नहीं, हमें ही थमना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए। ये और आज की तारीख में मेरा ये सेंटेंस भी अंडर मार्क कर लो, जगमोहन जी बड़े सीनियर आदमी बैठे हैं, कि गवर्नमेंट इज क्लूलेस एंड पब्लिक इज केयरलेस। गवर्नमेंट इज क्लूलेस व्हाट इज टू बी डन और पब्लिक इज केयरलेस। पब्लिक तो बिल्कुल, चाहे पब्लिक का जगमोहन जी भी कह रहे थे, दीपक जी भी कह रहे थे कि जैसे जैसे विंटर बढ़ेगी ना, जैसे जैसे पोल्यूशन चलेगा, हवा नीचे सेटल होती रहेगी, वायरस सड़क अपना हवा के अंदर घूमता रहेगा, तब तक ये बीमारी बढ़ेगी। और अगर हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना नहीं रखते तो कोविड आएगा और सबको आएगा। जहां तक थमने की बात है, आपने टॉपिक रखा थमने की बात, हम लोग तो बिल्कुल केरला चल चुके हैं, सरकार को समझ नहीं आ रही ये बात। अब इसको थमने के दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका यह हो सकता है कि वैक्सीन आ जाए, उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा यह हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाए। और कोई तरीका नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फ्लू जो है वायरल है, विश्व के अंदर खासकर यूरोपियन और अमेरिका वाले देशों में हर साल हजारों लोगों की जान अभी भी लेता है, हर साल लेता है, और उसका कोई इलाज भी नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन उसकी प्रिकॉशन के लिए फ्लू की जो वैक्सीन है वो हर साल लोगों को लेनी पड़ती है, खासकर बुजुर्गों को, क्योंकि इट कैन बी डेडली आल्सो। और जब ये वैक्सीन की बात होती है तो आपको बता दूं कि फ्लू की वैक्सीन भी कम से कम 4 विश्व के सारे देशों से वायरस के सैंपल लेकर फिर उसको कंबाइन करके कम से कम 4 वैरायटीज बनाई जाती हैं कि इंडिया के लिए ये वैक्सीन है, क्योंकि इंडिया और इंडिया के आसपास फ्लू का जो वायरस है उसका ये वैरायटी है, अमेरिका के लिए ये है, इंग्लैंड के लिए ये है और वहां के लिए। तो ये अभी तक फ्लू जो इतने मतलब डिकेड्स के बावजूद हमारे को अटैक कर रही है, एक तो वो बात है। आज भी जब हम वैक्सीन की बात करते हैं विश्व के अंदर,
हो सकता है करीब 100 कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं। 100 में से 4-5 जो है वो काफी अच्छे मजबूत दावों के साथ कर रही है। कोई 90% कह रहा है, कोई 95% कह रहा है। लेकिन इन वैक्सीन्स की गुणवत्ता कितनी होगी, ये अभी जो स्टेटस है उसको आप भूल जाओ। लगने के बाद पहली बात तो कोई लोग कह रहे हैं 1 इंजेक्शन लगेगा, कोई कह रहे हैं 2 इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद लगने के बाद कितनी गुणवत्ता होगी, कितनी इम्यूनिटी देंगे और कब तक इम्यूनिटी देंगे। सबसे बड़ी बात है कब तक, क्योंकि आपने देखा होगा यूजुअली बीमारियां जितनी भी होती हैं उनके होने के बाद, जैसे मीजल्स है, मीजल्स एक बार के बाद यूजुअली मानते नहीं होगा, चिकन पॉक्स नहीं होगा, तो एक बार होने के बाद या उसका इंजेक्शन लगने के बाद नहीं होती। लेकिन ये वायरस का अभी तक जो 8 महीने में स्टडी हुआ है उसमें आपने री इन्फेक्शन के केसेस सुने होंगे कि एक बंदे को बीमारी थी, महीने बाद दोबारा हो गया। तो इससे कितनी प्रिवेंटिव इम्यूनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और कब तक, सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक रहेगी। और तीसरी बात यह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों लोग हैं विश्व के अंदर, हर देश चाहता है वैक्सीन लग जाए, हर व्यक्ति चाहता है वैक्सीन लग जाए। आप इंडिया की बात कर लो, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना, इतनी महंगी वैक्सीन देना, मुझे नहीं लगता किसी गवर्नमेंट के बूते की बात है। सीरम इंस्टीट्यूट के जो मिस्टर पूनावाला है, उन्होंने किसी टाइम कहा था कि हजारों करोड़ रुपए खर्च होगा। और इंडिया का जो सिस्टम है, अभी तक हम जो बेसिक इम्यूनाइजेशन है, जिसमें आपको पता होगा 6 वैक्सीन हैं, टीबी की, मीजल्स की और इसकी हेपेटाइटिस की, डिप्थीरिया की, पर्सिस की, अभी तक उन वैक्सीन को भी हम 100% कवरेज नहीं दे पाए। इतने सालों से, 50 साल से वैक्सीन लगनी है लेकिन नहीं दे पाए। उसकी कवरेज भी अभी 65 और 70% के बीच में है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर कि हम पहुंच ही नहीं पाते। तो ये वैक्सीन का ये हाल। अब दूसरी बात करें हम हर्ड इम्यूनिटी, बड़ा नाम सुनते हैं। हर्ड इम्यूनिटी तब होती है अगर किसी भी कम्युनिटी के 70% लोगों को इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो सिर्फ सीरो सर्वे में सिर्फ 25% का जिक्र आ रहा है, सिर्फ 25% का। कभी 25, कभी 29। हाँ, अब इस बार शायद 25 के करीब कुछ गया है। हाँ, 8 महीने में हम 25 पहुंचे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, जब हम 25 पहुंचे हैं तो कितने हजार लोगों की जान भी जा चुकी है। ये सबसे बड़ी बात है। अब आप 130 करोड़ में से 70% को आप इन्फेक्शन देके हर्ड इम्यूनिटी लाना चाहें तो यानी 90 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त होंगे, तभी होगा ना, सीधा अरिथमेटिक है। और 90 करोड़ में से हम 1.5% भी अगर मान लें कि उतने लोगों की मृत्यु होगी, तो आप देखो कितनी बड़ी संख्या होगी। क्या हम इतने लोग सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? तीसरा इशू क्या आता है कि मास्क के ऊपर जगमोहन जी ने बहुत बढ़िया बोला, लोग नहीं पहन रहे, या तो लोगों को फटीग हो गया मास्क पहन पहन के। लोगों को दीपक ने कहा कि कॉन्फिडेंस है कि उनको नहीं होगा, बाकी पड़ोसी को हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ, जिसके घर में बीमारी होती है, जिसको भटकना पड़ता है बेड के लिए, जिसको भटकना पड़ता है वेंटिलेटर के लिए, और जिसको भटकना पड़ता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए 1.5% मोर्टेलिटी नहीं है, उनके लिए 100%। जिंदगी भर वो 100% को याद करेंगे कि हमारे परिवार का एक फलां व्यक्ति कोविड से मरा क्योंकि उसने लापरवाही बरती। ये एक बहुत गंभीर बात है, हम नहीं समझते। जगमोहन जी, आपकी आरडब्ल्यू में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन जब तक जिसके घर में नहीं होती ना, उसको बीमारी की गंभीरता नहीं पता लगती। और मैंने तो रोते बिलखते बहुत लोगों को भटकते हुए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, किसी को बेड नहीं मिल रहा, अभी से इतनी बुरी हालत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं। मास्क की बात मैं कर रहा था कि मास्क प्रोटेक्शन देता है, और माना गया कि मास्क से बढ़िया प्रोटेक्शन हो नहीं सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति डिस्टेंसिंग करके खड़ा है, उसने भी मास्क डाला है, तो केवल चाहे मुझे इन्फेक्शन होगा, 2 से 3% चांस है कि मैं उसको इन्फेक्शन दूँ। और उससे बड़ी बात ये भी पाया गया कि जो लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं
उनको हल्का फुल्का अगर वायरस आता भी है तो वो गंभीर नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2, वो हल्की हल्की इम्यूनिटी उनके शरीर के अंदर पैदा करता रहता है। तो मास्क के डबल बेनिफिट है, एक तो मुझे बीमारी नहीं होगी, अगर होगी तो लाइट होगी, और साथ में इम्यूनिटी जो है वो बड़ी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है जो लोग मास्क डाल के घूमते हैं। तो ये दीपक जी, जगमोहन जी, एक बार मैं आपसे वही चीज अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हर्ड इम्यूनिटी की बात करी। अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन लेके चलें और दिल्ली की हर्ड इम्यूनिटी लेके चलें और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको लेके चलें, तो सोचिए दिल्ली में कितनी मौतें हो सकती हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग मर सकते हैं। ठीक है, मेरा सवाल आप दोनों से यह है कि अगर लॉकडाउन ना सही, क्या हम लोगों में एक फियर फैक्टर क्रिएट करने के लिए क्या हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगा सकते? क्या हम बाजारों के समय में बदलाव नहीं कर सकते? क्या हम अल्टरनेट डेज पे दुकानें नहीं खोल सकते ताकि इकोनॉमी भी बच जाए और लोगों की बेशकीमती जान भी बच जाए? जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि जिसके घर में बंदा जाता है उसके लिए 100% होता है रेट। अगर 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 कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, कोई चेक्स लग जाए, कोई स्ट्रिक्टनेस लेके आई जाए, ताकि इकोनॉमी भी आपकी बची है, क्योंकि सरकारों को मेन इंटरेस्ट जो इकोनॉमी में है, इकोनॉमी भी बच जाए और लोगों की बेशकीमती जान भी बच जाए। आपका क्या कहना है? बारी बारी से जगमोहन जी, पहले आप। सर, जैसा तो मैंने आपसे पहले भी अपने जैसे में हमने पिछली बार मैं बोल रहा था तो मैंने यही कहा था कि हमको कोई स्ट्रिंजेंट मेजर ऐसे ही लेने पड़ेंगे जैसा कि आपने सजेस्ट किया है कि क्या हम नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर सकते हैं, और अगर हम नाइट कर्फ्यू इम्पोज करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग इसका बेनिफिट या इसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर इतना हैवी फाइन किया जाए कि वो दूसरी बार बाहर निकलते हुए सोचे कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी आदमी समझता है कि अभी मैं कल टीवी देख रहा था तो उसमें एक आदमी ने ये कहा कि अगर आपने 2000 रुपए फाइन कर भी दिया तो 2000 रुपए दे के फिर चला जाता है, फिर मास्क नहीं लगाता है। तो मैंने कहा इसके अंदर कोई बड़ाई नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है। आप क्या चीजें बताना चाहते हैं पब्लिक के अंदर? और हमारे जो है मतलब चैनल जो है उसको बहुत प्रोमिनेंटली शो भी कर रहे हैं, उस चलान को भी बहुत शो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम अपने लोगों को समझा ही नहीं पाए कि मास्क क्यों जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर दोनों आदमियों ने मास्क पहना हुआ है तो किसी दोनों को 2 या 3% की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद भी उसके अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। मगर मेरी सजेशन ये रहेगी कि हमको इस चीज के ऊपर सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमी को बचाते हुए नाइट कर्फ्यू लगाएं, चाहे हम उनका मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, चाहे हम दुकानों को जैसे आपने कहा अल्टरनेट डेज पे खोल के रखें। ये चीजें इस तरह के हमको ये बहुत जल्दी अडॉप्ट करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और साथ में आरडब्ल्यू जिस तरह का रोल प्ले कर रही हैं उसके अंदर लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है इससे सहयोग ना करके वो मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कई बार, तो जो कि एक मतलब बहुत ही गलत चीज है, वो गलत संदेश देते हैं पब्लिक में। दीपक जी, आपका क्या कहना है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं देर ना हो जाए? नहीं, अगर ये मेजर्स जैसा जगमोहन जी कह रहे हैं कि भाई नाइट कर्फ्यू है, तो नाइट कर्फ्यू में जब लगेगा तो बिल्कुल सुधार आएगा। दूसरी बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी सरकार को। एक उनकी विल होनी चाहिए कि हाँ जो भी होगा मैं देख लूँगा, संभाल लेंगे हम, अगर हम लोगों की जान बचा सकते हैं तो बचाएं। उसके लिए चाहे नाइट कर्फ्यू लगाएं। नाइट कर्फ्यू तो मेरी तरफ से तो मैं इट्स ओके, यस। अब बात है मार्केट की ऑड और इवन डेज की। इसमें एक ऑप्शन ये हम कर सकते हैं कि भाई पूरी मार्केट ही एक दिन ऑड डे पर बंद हो और दूसरी मार्केट इवन डे पर बंद हो। जी वही हम वो नहीं कह रहे कि दुकान खुले, हम ये चाह रहे हैं भी एक दिन, जैसे 3 दिन मार्केट एक खुले, 3 दिन बंद रहे, अल्टरनेटिव डेज पे, आज खुली कल बंद, आज खुली कल बंद। हाँ, इस तरह से अगर हो। जी कंटिन्यू करिए आप। हम ऑड और इवन डेज पर दुकानें खोलने की सोचेंगे ना, तो कोशिश फिर ये होती है कि भाई एक दुकान खुली है किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, दूसरी नहीं खुली, तो हमारी तैयारी फिर एक दिन हम जाएंगे, अगले दिन ना भी जाएं शायद उस काम के लिए। तो मार्केट पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर सेक्शन एक तरह मार्केट का एक दिन बंद हो, दूसरा सेक्शन दूसरे दिन बंद हो, या पूरी मार्केट कृष्णानगर की एक दिन बंद हो रही है और पूरी मार्केट ही बंद हो, पूरी मार्केट ही अल्टरनेटिव डेज पे खुले, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका इस पे क्या कहना है? और साथ में वो जो फलूदा टेस्ट है उसके क्या चार्जेस वगैरह क्या उसके कुछ तय हुए हैं? और एक आपने पीछे कहीं बात करी थी नेसल ड्रॉप्स की,
जिससे शायद कोरोना को रोकने में मदद मिलती है, वो भी जरा एक बार दोबारा से बता दीजिए। देखिए, ये सारे इश्यूज जो हैं हम एक एक करके लेते हैं। पहले हम जब जी। अभी हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, मास्क की बात कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग की बात करें, वो सारे ऑप्शन ठीक हैं। इवन इटली के अंदर, यूके के अंदर नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं, कई जगह पे रात को रेस्टोरेंट्स और बार्स को बंद कर दिया गया, मार्केट्स को बंद कर दिया गया। वो बड़े अच्छे मेजर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एनफोर्समेंट ऑफ दीज इशू बिल्कुल। कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है। जगमोहन जी ने कहा कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए। जुर्माना चाहे 200 का हो या 500 का या 2000 का। अगर एक आदमी के दिमाग में खौफ है कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे को जुर्माना हो सकता है, दैट इज गुड एनफ। हमारे यहाँ अभी भी नहीं है। लोगों को जानकारी सबको है। एक रिक्शा वाले को पूछोगे तूने मास्क क्यों लगाया, वो तो बताएगा ये कोरोना की वजह से। इतना ज्ञान सबको हो, और सबको ये भी पता है मास्क रखना चाहिए। लेकिन कई लोग, मैं देखता हूँ जवान बच्चे बच्चियां स्कूटी पे घूम रही हैं, पढ़े लिखे लोग बिना मास्क के घूम रहे, शेखी। दिल्ली में शादियां हो रही हैं, 200 लोग आ रहे थे, अब तो कम कर दिए। वहां पर मास्क का मतलब क्या है, डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है भाई साहब? कुछ भी नहीं है वहां पर। तो ये एनफोर्समेंट होनी चाहिए, रेगुलर चेकअप होना चाहिए। हर चौक पे हम देखते हैं लोग कारों में झांक के देख रहे हैं किसका चालान करना है, लेकिन जो लोग सड़कों पे और दुकानों पे वहां पर खड़े हैं उनकी तरफ खुले घूम रहे हैं, कुछ सब खुले घूम रहे हैं। डिस्टेंसिंग के ऊपर भी चालान किया। ये इशू ठीक है, चालान होने चाहिए, लोगों के दिमाग में डर रहता है, लेकिन उसको इतना लोगों में अवेयरनेस कर दी जाए, इतना स्ट्रिक्टनेस कर दी जाए कि चालान की जरूरत ही ना पड़े, पैसे को देने की जरूरत ना पड़े। आई थिंक गवर्नमेंट हैज फेल्ड। हमारी सरकारें उसमें फेल रही हैं। इवन लॉकडाउन के टाइम पे पहले कुछ टाइम बड़ा अच्छा रहा, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे अनलॉकिंग होती चली गई, सारा ही सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया। दीपक जी ने कहा वो बात ठीक है कि एक टाइम पे ये भी आया था कि और नंबर की दुकानें और ये दुकानें, अब कौन देखता है कितनी दुकानें के पास तो दिल्ली में नंबर ही नहीं है, वो तो सब एट रैंडम सब कुछ चल रहा है। तो ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। फलूदा टेस्ट जो है वो एक टेस्ट है जो 7 घंटे के अंदर रिपोर्ट देगा। उसकी गुणवत्ता नापी गई है कि आरटीपीसीआर से भी ज़्यादा अच्छी है। फलूदा के बारे में पता होगा कि आप एक कैरेक्टर है बंगाली फिल्म के अंदर, उसके नाम पर इसको रखा गया। दिल्ली में ये शायद 1 दिसंबर से लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद इसको देश के अंदर लगाया जाएगा। जहाँ तक नेजल ड्रॉप्स की बात है, कई जगह पे रिसर्च हुई है, नेजल टाइप ऑफ वैक्सीन की बात हुई है। इवन चाइना ने इसके ट्रायल किए हैं कि नाक में ड्रॉप डालें तो वो एक्स्ट्रा की वैक्सीन, और उससे बीमारी कम होगी। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि कोई कहता है दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। अमेरिका ने कह दिया हम दिसंबर में वैक्सीनेशन चालू कर देंगे। आज की तारीख में WHO ने किसी भी वैक्सीन को सर्टिफाई नहीं किया हुआ। पहली बार रशिया लगा रहा है, चाइना लगा रहा है, और उसके बाद जहां पर भी इंडिया में भी अब ये बात चल रही है, इंडिया और अमेरिका में, कि कुछ वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज के लिए के पूरी गुणवत्ता को अब भी रिजल्ट आए बिना क्या हम उनको लॉन्च कर सकते हैं, अपने लोगों को देना शुरू कर सकते हैं। इंडिया में करीब 3 करोड़ लोगों की एक लिस्ट बन रही है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, कोविड ड्यूटी के लोग हैं, इवन बैंकों के कुछ लोग रहेंगे उसके अंदर, जो लोग पब्लिक डीलिंग के अंदर हैं, आर्मी के लोग हैं, म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, उन सब की एक लिस्ट बनेगी 3 करोड़। तो पहला मिशन तो वो रहेगा कि उन 3 करोड़ को वैक्सीन दी जाए। और जैसे डॉक्टर वीके पॉल ने और गुलेरिया साहब ने बीच में कहा कि आम जनता को वैक्सीन की प्राप्ति के लिए कम से कम भी 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सरकारी बात कर रहे हैं, ये हमारा आपका डाटा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि 2022 तक वेट करनी पड़ेगी कि भाई आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, कहो जी मुझे वैक्सीन लगा दो, दैट विल टेक 2022। तो इट्स नॉट ए पब्लिक इशू, इट्स नॉट ए पॉलिटिशियंस इसको डिसाइड करेंगे, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय ए सिस्टम। WHO ने, ICMR ने, CDC अमेरिका वालों ने
एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि कोई भी नई दवाई आए, कोई भी नई वैक्सीन आए, उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी की जांच होनी चाहिए, और उसके बाद सेफ्टी के बाद उसकी एफिकेसी कब तक रहने वाली है, जब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं हो जाती तब तक वैक्सीन अगर इमरजेंसी यूज के लिए शुरू भी करते हैं तो मुझे लगता है कि समय बताएगा क्या होता है। क्योंकि इंडिया के अंदर आप सुन रहे हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो विश्व का सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला कंपनी है इंडिया की, वो सब लोग बहुत मेहनत कर रही हैं और मुझे लगता है कि होपफुली कोई ना कोई साधन निकलेगा जिससे कि हम इस बीमारी के वेग को, इस बीमारी के प्रभाव को रोक पाएं और जो एक मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी देश के अंदर हो रही है क्यों पाए, तो मेरी तो यही भावना है। डॉक्टर साहब, जो फलूदा टेस्ट की बात है, इसका कोई रेट वगैरह तय हुआ है, कितने में होगा? अभी रेट नहीं आया, अभी रेट नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, हमारे साथ तो मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सूरजमल विहार से। आने में थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं। मल्होत्रा जी, टॉपिक हमारा ये चल रहा है कि आखिर कब और कैसे थमेगा ये कोरोना। सरकार के पास हमारे लिए कुछ नहीं है, जो कुछ करना हमें करना है, लेकिन हम ना मास्क पहन रहे हैं, ना हम किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे क्या गलती है हमारे में? हम क्यों ऐसे कदम उठाने से डर रहे हैं? समय हमारे पास बहुत कम है। आप शॉर्ट में बताइए कि क्या क्या गलती कर रहे हैं हम, क्यों नहीं मान रहे हैं ये चीजें? एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी कि क्योंकि मार्च से जब से शुरू हुआ ना कोविड, उससे पहले क्या नाम लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद फिर लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया, फिर लोगों को बिजनेस काफी इफेक्ट हुआ। और फिर जब उन्होंने सोचा कि जैसे गवर्नमेंट ने भी उस टाइम यही कहा था कि महीने 2 महीने 3 महीने में सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली इतना ज्यादा लोगों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बिजनेस खराब हो गए उनके, या वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे। और कोरोना कोई बेसिकली कोई ऐसी विजिबिलिटी वाली चीज नहीं है जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं कि हम करें तो करें, खाली बैठ के भी क्या करें, काम नहीं है तो क्या करें। सब चीजों का इतना फैक्टर, बच्चे पढ़ नहीं रहे, लोग बाहर भी जा रहे, लोग अपना बिजनेस नहीं कर रहे। मल्होत्रा जी 21 दिनों में 1759 बंदे दिल्ली में मर गए। क्या ये हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा है जी। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट यही आ रहा है। उसी एक तरफ से डर भी बहुत बैठा हुआ है और एक तरफ से लोग जो है इस डर को समझते ही कुछ नहीं है। अब जैसे त्योहारों में जो इतना भीड़ भड़क्का हो गया, या डॉक्टर साहब को पता है, डॉक्टर मंगा को, हम कृष्णनगर में भी रहते हैं, देखते हैं, लाल क्वार्टर में इतना बुरा हाल था। मैं भी एक बार ऐसे देखने गया, कुछ काम था बहुत जरूरी, तो वहां ऐसे लोगों की भीड़ लगी है, इतना लोग आ जा रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। अब या तो लोग इसके आदी हो चुके हैं या लोग इसकी परवाह ही नहीं कर रहे हैं। जब देखते हैं कि 95% जो है वो लोग रिकवर हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी ठीक हो जाएंगे। बस एक लोगों की एक धारणा बन गई है। अब इस धारणा को दूर करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जो है प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट या प्रॉपर सिस्टम से लोगों को समझाए करे। खाली पेनल्टियां वगैरह ये इधर उधर से लगाने से तो कुछ फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी भी टीवी में मैं देख रहा था कि कितने किस्से आए और लोग कहते हैं हमारे पास तो 2000 रुपये है ही नहीं, हम क्या करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को पब्लिसाइज करके लोगों को ऐसी जागरूक बनाया कि भैया ऐसे नहीं है। अब क्यों अलाउ किया त्योहारों में, जब देखा कि इतनी भीड़ें जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं वहां पे शॉपिंग करने के लिए, तो अगले दिन बैन कर देना था। सारे त्योहारों के बाद अब ये जुर्माना लगाओ, ये करो वो करो, उससे क्या फायदा होगा? उससे जो होना था कुछ किया नहीं। हाँ, उस समय कुछ हुआ नहीं और उसकी वजह से सारा मतलब सिस्टम खत्म, कोलैप्स हो चुका है। दीपक जी, जगमोहन जी, टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म है। एक मिनट आप लोगों से एक बार अपील कर दीजिए, ताकि जो आपको जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। जगमोहन जी, आप भी, मल्होत्रा जी, बारी बारी से आप भी, सिर्फ एक मिनट का टाइम है मेरे पास, कि आप अपील कर दीजिए लोगों से कि अभी तो अक्ल कर लो, अभी तो समझ जाओ, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। दीपक जी, आप शुरू कीजिए। मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो हमें सरकार कह रही है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का जहां जरूरत है इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रॉपर मेंटेन करें, रेगुलरली करें, ये हमें अपनी आदतों में ये चीजें शुमार करनी पड़ेंगी, तो ही शायद हम किसी बहुत बड़ी त्रासदी से बच भी पाएंगे।
जगमोहन जी। मेरा सबसे विनम्र निवेदन ये रहेगा कि जितनी भी गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं टाइम टू टाइम, उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने को बचा के रखना है, मास्क पहन के रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, और जितना हो सके सीनियर सिटीजन्स को तो मैं एक बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके किसी भी फंक्शन को अवॉइड करें, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा घातक हो सकता है। और उसके बाद में मेरे को बच्चों के लिए भी एक है, जो कि हमारा फ्यूचर का जनरेशन है, मैं उनको भी एक निवेदन करता हूँ कि अगर आप एक कुछ समय नहीं खेलेंगे ना, ये पार्क चले नहीं जाएंगे, आप फिर भी खेल सकेंगे। ये सब चीजें वहीं बनी रहेंगी अगर हम बने रहेंगे, तो ये सब चीजें हासिल रहेंगी अगर हम रहेंगे। तो अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इन चीजों का कोई फायदा मतलब नहीं रह जाएगा। मल्होत्रा जी आप। देखो इस टाइम तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर 1 महीने के लिए सब ये सोच ले कि अगर बहुत जरूरी मुझे काम है, कोई ऐसी चीज है, तब तो वो बाहर निकले, अदरवाइज वो बाहर भी ना निकले। क्योंकि ये जो दिसंबर तक का पोल्यूशन बहुत क्रूशियल है। एक तो पोल्यूशन भी इस टाइम ज्यादा होती है, और जो कोरोना का इफेक्ट भी इस टाइम बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अवॉइड तो सबसे पहले तो यही अवॉइड करें कि वो बाहर निकले ही नहीं। दूसरी चीज है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो सैनिटाइज जरूर करें, अपने मास्क जरूर लगाए, और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग वो जरूर करें। मेरे ख्याल में ये ज्यादा ऊपर जरूरी है। डॉक्टर साहब आपके फाइनल कमेंट। आपके फाइनल कमेंट। जगमोहन जी ने, दीपक जी ने, मल्होत्रा ये सब ठीक कहा। और वोरा जी आपकी भी मुहिम चल रही है, मेरे को लगता है 8वां 10वां प्रोग्राम आपका है। मेरे 148 प्रोग्राम हो गए, और ऐसे पब्लिक प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि इंडियंस कब समझेंगे और कैसे समझेंगे। क्योंकि मैं तो रोज केवल एक बात करता हूँ कि मास्क लगा लो, अपने को बचा लोगे तो सब बच जाएंगे। योर सेफ्टी फर्स्ट एंड देन एवरीबॉडी सेफ्टी। क्योंकि हम अपने अपने बारे में ही सब लोग सोचने लगे तो दैट इज गुड एनफ, दूसरों की छोड़ दो। हम लगा के निकले, हर आदमी ये सोच के चले। और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की जगमोहन जी ने बात की, वो इफेक्टिव चीजें हैं, ऐसे नहीं है साइंस ने डेवलप किया। लेकिन उस इफेक्टिवनेस को सड़क पे उतारने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारें भी उतना नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। मैं एग्री करता हूँ तीनों वक्ताओं से कि गवर्नमेंट शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकती थी। और ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आज की तारीख में गवर्नमेंट क्लूलेस है, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही, पब्लिक केयरलेस है। इसलिए लेट अस एंजॉय, जो भी होगा देखी जाएगी वाली बात है सबके अंदर। जब तक लोगों के घरों में ये फीलिंग नहीं आएगी कि मेरे घर का एक भी आदमी बीमार पड़ गया, आज की तारीख में बेड नहीं है, मृत्यु हो गई तो चलाने की जगह भी पाकिस्तान भी फुल चल रहे हैं, तब जाके शायद हमारे दिमाग में कहीं एक कीड़ा जो है वो काम करने लगे। धन्यवाद। दोस्तों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम बार बार आपको समझा रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, कोरोना के आगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कोरोना के आगे लॉन्ग कोविड भी है, जिसके चलते कई लोगों को जाने कितने साल आगे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अभी भी समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए जी, अभी भी समझ जाइए, अभी भी मान जाइए, तो हम सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़ सकते हैं। भाई सब घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। जब तक ये सर्ज चल रहा है, जब तक ये कोरोना का इतने हाई रेट में लोग आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, जब तक इतनी मौतें हो रही हैं, जब तक इतनी कंटेनमेंट जोन्स बन रही हैं, अपने अपने पैरों को विराम दे दीजिए, थोड़े दिन घर पे बैठ जाइए, अपने को बचा लीजिए। अगर आप अपने को बचा लेंगे तो आपके घर के बुजुर्ग भी बच जाएंगे, आपका मोहल्ला भी बच जाएगा, आपका शहर भी बच जाएगा। इससे ज्यादा हम आपसे अभी कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। आज सिर्फ इतना ही। इसी कड़ी में अगले प्रोग्राम में जल्द हाजिर होंगे और उम्मीद करेंगे कि शायद इस कोरोना की सर्ज में शायद कोई कमी आ जाए। एक बार शंटी जी का प्रोग्राम देखिएगा, शंटी जी, जतिंदर सिंह शंटी जी का, वो जो लाशों के मसीहा हैं, जो लोगों की बॉडीज उठा के संस्कार कर रहे हैं, एक बार उनका प्रोग्राम देखिएगा आप। रो पड़े हैं वो, कहते हैं ये तो ऑफिशियल फिगर्स है जो हम आपको बता रहे हैं, अनऑफिशियल तो डाटा ही कुछ हो रहा है। किसी के गाड़ी में 10-10 लाशें जा रही हैं। एक बार वो प्रोग्राम देखिए शंटी जी का, आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद उससे आपके अंदर कोई डर पैदा हो जाए।
आज सिर्फ इतना ही। इसी कड़ी में अगली बार जल्द मिलेंगे। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, टैग कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक हमें बूस्ट करते हैं अगला प्रोग्राम करने में, आपके सवाल हमें बूस्ट करते हैं अगले प्रोग्राम में आपके हिसाब से बात रखने में। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जगमोहन जी, दीपक जी, मल्होत्रा जी, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अगली बार जल्द मिलते हैं, तब तक BS वोरा RAA भागीदारी। थैंक यू, Thanks to you Thank you. for taking the थैंक efforts. यू, थैंक यू।